गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से, मेरा नाम अजीता दुबे। आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान वाला पाठ देखेंगे, जिसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्राणी ऊतक, वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक। ऊतक क्या होता है? इसके पहले भी मैडम ने आप लोग का लिया था ऊतक, ऊतक, अभिस्तर ऊतक के प्रकार, और फिर मैंने आपका लिया था जटिल ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे वापस से स्टार्टिंग में। इस पार्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वापस से स्टार्टिंग में देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, ऊतक, ये जो शब्द ये जो आया है ऊतक, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है वो आपकी किताब में पूछा गया है कि सजीवों में आवश्यक के कार्य कौन-कौन से घटक द्वारा किए जाते हैं। तो हमें पता है जो हमारे शरीर की जो मेन इकाई है, वो होती है कोशिका। जैसे अगर मुझे कोई दीवार बनानी है, तो दीवार के लिए मुझे बहुत सारे ईंट को एक के ऊपर एक रख के जोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही जब हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो सबसे पहले हमारा शरीर एक छोटी-सी कोशिका होती है। तो बहुत सारे जो कोशिकाएँ जब आपस में मिलती हैं, तब ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग संस्थान बनता है, तब जाकर पूरे मनुष्य का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो। इसका मैंने आप लोग को उदाहरण भी दिया था। जैसे अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से पाठ बनता है और पाठ से फिर पाठ्य पुस्तक बनती है। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले हमारा शरीर एक छोटी-सी कोशिका होती है। जब बहुत सारी कोशिकाएँ आपस में मिलती हैं तब ऊतक बनता है। ऊतक मतलब टिश्यू, फिर ऊतक से अंग बनता है, अलग-अलग अंग होते हैं, फिर अलग-अलग अंग ना बनाते हैं, तब जाके पूरे मनुष्य का निर्माण होता है। तो शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए जब एकत्र आए कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। जैसे कि जब शिशु अपनी माँ के गर्भाशय में जब सबसे पहले वो प्रवेश करता है, तो वो एक छोटी-सी कोशिका ही होती है। फिर बहुत सारी कोशिकाएँ जब अलग-अलग हो जाती हैं, तब वह अपने ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन-सा अंग बनना है, फिर ऊतक से अलग-अलग अंग बनता है, अंग से अलग-अलग अंग संस्थान बनता है, फिर जाकर पूरे सजीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऊतक के 2 प्रकार हैं। पहला है, यहाँ पर दिया हुआ है प्राणी ऊतक और दूसरा है वनस्पति ऊतक। तो ऊतक के प्रकार में 2 प्रकार हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। परिभाषा इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। तो शरीर का कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए जब एक जैसी कोशिकाएं आपस में इकट्ठा होती हैं, तब उनके समूह को बोलते हैं ऊतक। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोशिका से ऊतक बना, फिर ऊतक से अंग बना, फिर अंग से अंग संस्थान बना। जैसे यहाँ पे किडनी बन रहा है, जब किडनी बन रहा है तो वो उत्सर्जन संस्थान बनाएगा। जब हार्ट बन रहा है तो वो परिसंचरण संस्थान बनाएगा। फेफड़ा जब बन रहा है तो वो श्वसन संस्थान बनाएगा। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय अगर बन रही है तो पाचन संस्थान बनाएगी। तो इस तरह से अलग-अलग अंग से अंग संस्थान का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऊतक की परिभाषा जो है वो इम्पोर्टेंट है। शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ऊतक के 2 प्रकार हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ऐसे ऊतक को हम बोलते हैं सरल ऊतक, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे प्राणियों के अभिस्तर ऊतक और वनस्पतियों में मूल ऊतक। और जटिल ऊतक मतलब जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उसे बोलते हैं जटिल ऊतक। प्राणियों में रक्त व वनस्पतियों में जल वाहिनियाँ व रस वाहिनियाँ, ये जो है वो जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। तो सरल ऊतक और जटिल ऊतक या ऊतक के 2 प्रकार हैं। तो सरल ऊतक मतलब जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और जटिल ऊतक मतलब जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उसे बोलते हैं जटिल ऊतक। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊतक के कार्य। तो जो ऊतक होता है उसका कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी जो बाहर के विषाणु हैं, जीवाणु हैं, परजीवी हैं,
जो बाहर की ये शुष्कता है, फिर विषैले पदार्थ जो होते हैं, चोट इत्यादि से ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो सब कैसे है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ स्लाइड में। फिर रासायनिक पदार्थों का लेन-देन करना, वो भी ऊतक का कार्य होता है। श्लेष्मा व पसीना का विशिष्ट पदार्थों का निर्माण करना, संप्रेरक मतलब हार्मोन्स का निर्माण करना, ये भी ऊतक का कार्य होता है। उपयोगी पदार्थों का जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उसका अवशोषण करना और छनन का कार्य करना, ये सब जो है वो ऊतक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। फिर देखो ज़रा आपकी किताब में एक प्रश्न पूछा है, क्या वनस्पतियों और प्राणियों में शरीर रचना व कार्य एक जैसे होते हैं? तो हमें पता है वनस्पतियों और प्राणियों की शारीरिक रचना और उनके कार्यों में अंतर होता है, उनका कार्य एक जैसा नहीं होता। उनकी शारीरिक रचना और उनका कार्य दोनों अलग-अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। हमें पता है वनस्पतियाँ एक ही स्थान पर उगती हैं और वो स्थिर रहती हैं। वनस्पतियों में वृद्धि उनके शरीर के निश्चित भागों में ही होती है और वनस्पतियों में तंत्रिका संस्थान भी नहीं होता। और ठीक इसके विपरीत प्राणियों को अन्न, पानी इत्यादि के लिए यहाँ-वहाँ घूमना पड़ता है, इसीलिए उन्हें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो प्राणियों के शरीर के प्रत्येक अंग में समान वृद्धि होती है, जबकि वनस्पतियों में हमने देखा कि वनस्पतियों में वृद्धि उनके शरीर के निश्चित भागों में होती है, जबकि प्राणियों के शरीर के प्रत्येक अंग में समान वृद्धि होती है और इनके शरीर में भिन्न-भिन्न कार्य और भिन्न-भिन्न संस्थानों द्वारा जो है वो किए जाते हैं। मतलब अलग-अलग संस्थान होते हैं, तो सब संस्थान मिलकर अपना जो है वो अलग-अलग कार्य करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था वनस्पतियों में तंत्रिका संस्थान नहीं होता, किस तरह से वो समन्वय के द्वारा अपना कार्य करते हैं। वो एक ही स्थान पर उगती हैं और स्थिर रहती हैं, जबकि प्राणियों को अन्न, पानी और भोजन के लिए यहाँ-वहाँ घूमना पड़ता है, इसीलिए उन्हें अधिक ज़रूरत की मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऊतक के 2 प्रकार हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा सरल ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो सरल ऊतक में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्राणियों में अभिस्तर ऊतक। प्राणियों में अभिस्तर ऊतक जो है वो सरल ऊतक का उदाहरण है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राणी ऊतक। प्राणियों के अधिकांश ऊतक जीवित कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊँ कि वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक। तो वनस्पति ऊतक में मृत कोशिकाएँ भी होती हैं, जबकि प्राणी ऊतक में केवल जीवित कोशिकाएँ विद्यमान होती हैं। उनमें कोई मृत कोशिकाएँ नहीं होती। वनस्पति ऊतक में बहुत सारे ऊतकों द्वारा आधार देने के कारण वनस्पतियाँ स्थिर रहती हैं, जबकि प्राणियों में आधार देने वाले ऊतक नहीं होते, इसीलिए वो सतत हलचल करते रहते हैं। वनस्पति ऊतक में एक निश्चित भागों में ही वृद्धि होती है वनस्पतियों में, जबकि प्राणियों के शरीर में एक समान वृद्धि होती है, क्योंकि इनमें विभाजीय ऊतक जो है वो नहीं पाए जाते, जबकि वनस्पति ऊतक में हमें विभाजीय ऊतक जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्राणी ऊतक, प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं। इन कार्यों के अनुसार ऊतक का अलग-अलग वर्गीकरण जो है वो किया गया है। ये वीडियो में जैसा कि आप लोग देखो प्राणी ऊतक को जो है वो डिवाइड किया गया है 2 भागों में 4 भागों में। पहला है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिकीय ऊतक। तो प्राणी ऊतक को 4 भागों में बाँटा गया है। पहला है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिकीय ऊतक। और जो आने वाले हैं वो हम लोग फर्स्ट वाला देखने वाले हैं अभिस्तर ऊतक। ऊतकों में कोशिकाओं का आकार उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलग-अलग ऊतक हैं, उनका अलग-अलग कार्य है। जो पहला वाला आप लोग देख रहे हो वो अभिस्तर ऊतक है। ये सब अभिस्तर ऊतक के अलग-अलग प्रकार हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ये जो जटिल ऊतक है, ये जटिल ऊतक है जैसे प्राणियों में रक्त, ये है मांसपेशीय ऊतक। ये मांसपेशीय ऊतक के प्रकार हैं और ये लास्ट में है तांत्रिकीय ऊतक।
जो कि तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मिलकर बने होते हैं। फिर से एक बार देख लो, प्राणी ऊतक के 4 प्रकार हैं। पहला है अभिस्तर ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है मांसपेशीय ऊतक, चौथा है तंत्रिकीय ऊतक। तो ऊतकों में कोशिका का आकार उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग होता है। तो ये जो डायग्राम आप लोग को दिख रहा है वो अभी हम लोग पढ़ने जाएँगे, जिसका नाम है अभिस्तर ऊतक, उसके प्रकार। फिर उसके बाद है ये जटिल प्राणियों में जटिल ऊतक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ब्लड, जो हमारे ब्लड में होता है अलग-अलग सेल्स। फिर ये तीसरा है मांसपेशीय ऊतक, फिर ये चौथा है तंत्रिकीय ऊतक, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मिलकर जो है वो बना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्राणी ऊतक को 4 भागों में बाँटा गया है। पहला अभिस्तर ऊतक, दूसरा संयोजी, तीसरा नर्वस और चौथा मसल्स, मांसपेशीय ऊतक। तो अभिस्तर ऊतक सबसे देखेंगे अभिस्तर ऊतक। प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरण को मतलब ये ऊपर का जो है वो संरक्षक आवरण होता है, किसी भी अंग का, उसको बोलते हैं अभिस्तर ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएँ एक दूसरे से मजबूती से सटी व अखंड स्तर के रूप में जो है वो पाई जाती हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को सबसे पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना है। मतलब कोई भी पदार्थ अगर शरीर में प्रवेश करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। अभिस्तर ऊतक की कोशिकाएँ उनके बीच उपस्थित अन्य कोशिकाओं से तंतुमय पटल द्वारा अलग होती हैं, ताकि मुँह के अंदर की त्वचा, रक्त वाहिनियों के स्तर और फेफड़ों के वायुकोश का स्तर इत्यादि अभिस्तर ऊतक से जो है वो बने होते हैं। तो जो अभिस्तर ऊतक होता है वो संरक्षक आवरण होता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी कोशिकाएँ जो है वो एक-दूसरे से सटी हुई होती हैं। अभिस्तर ऊतक को ही इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, सटे हुए होते हैं अखंड स्तर के रूप में। एनिमल बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस जो है वो त्वचा का अंदर की और बाहरी वाला जो भाग है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिस्तर ऊतक, ये वाटर मतलब पानी और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थों को ऑब्ज़र्व करना मतलब उनका अवशोषण करने में सहायता करता है और बेकार पदार्थों को शरीर से निकलने में मदद करता है। मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालेगा और जो ज़रूरी है, उसका जो है वो अवशोषण करता है। कौन? अभिस्तर ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में जो है वो पाया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो ये जो डायग्राम है वो हार्ट का है, हृदय, फिर यहाँ पे यकृत, फिर यहाँ पे छोटी आँत और बड़ी आँत। ये वाली जो है वो बड़ी आँत है, इसके अंदर की छोटी आँत है और ये जो है वो गर्भाशय है। तो इन महत्वपूर्ण अंगों में जो है वो ये एपिथेलियल टिश्यू अभिस्तर ऊतक जो है वो पाया जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू मतलब अभिस्तर ऊतक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, इसके सेल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब सटे हुए होते हैं, अखंड स्तर के रूप में, कंटिन्यू होते हैं, अखंड स्तर के रूप में एक-दूसरे से सटे हुए होते हैं। फिर यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स और पोषक पदार्थ है, वो नीचे से सप्लाई होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होता। बेसमेंट मेम्ब्रेन से न्यूट्रिशन मतलब जो भी पोषक पदार्थ है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर अभिस्तर ऊतक के जो है वो प्रकार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 196। अभिस्तर ऊतक के कितने प्रकार हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो किताब में आपके सरल पट्टिकीय अभिस्तर, उसके बाद है स्तरित पट्टिकीय अभिस्तर,
उसके बाद है ग्रंथिल अभिस्तर, उसके बाद है स्तंभीय अभिस्तर, उसके बाद है रोमक पट्टिकीय अभिस्तर और सबसे लास्ट में है घनाभरूपी अभिस्तर। देख लो आप लोग वीडियो, फिर मैं बताती हूँ। देख सकते हो आप लोग, सबसे पहला जो है वो सरल पट्टिकीय अभिस्तर है, दूसरा है घनाभरूपी अभिस्तर, तीसरा है स्तंभीय अभिस्तर, चौथा है रोमक पट्टिकीय अभिस्तर और उसके बाद है ग्रंथिल अभिस्तर। मतलब किताब में आपके थोड़ा लाइन से दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। ये एपिथेलियल टिश्यू अभिस्तर ऊतक के प्रकार है। यह पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जिसको बोलते हैं सरल पट्टिकी। फिर यहाँ पर है दूसरा क्यूबॉइडल जिसको बोलते हैं घनाभरूपी। यहाँ पे कॉलीमिनर जिसको बोलते हैं स्तंभीय अभिस्तर और यहाँ पर है स्ट्रेटिफाइड जिसको बोलते हैं स्तरित पट्टिकी अभिस्तर ऊतक। इसके अलावा अन्य प्रकार भी हैं जो किताब में दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल स्क्वैमस जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत ही पतला होता है, थिन। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये बहुत ही पतली महीन चपटी कोशिकाओं का जो ये उसकी रचना जो होती है बहुत ही पतली चपटी आकार की होती है, फ्लैट होता है और सिंगल लेयर का होता है। बहुत सारे लेयर इसमें नहीं होते, सिंगल लेयर होता है। फिर यह मेम्ब्रेन से स्मॉल मॉलिक्यूल को, मतलब ये क्या करता है, जो जरूरी चीजें हैं उसको ही पास होने देगा, जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हमारे मेम्ब्रेन से ये त्वचा से जो है वो पास होने नहीं देता। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मुंह के आंतरिक भाग में, अन्न नलिका में, रक्त वाहिनियों में जो फेफड़े होते हैं वहां वहां पे और वायु कोश में ये जो है वो पाया जाता है आंतरिक भाग में। तो इसका कार्य क्या है? बाहरी चोट से बचाना। मतलब किसी भी जो अंग, मतलब जहां जहां ये पाया जाता है उनको बाहरी चोट से बचाना, प्लस बाहरी केमिकल तथा जर्म, जर्म मतलब कोई भी वायरस, जीवाणु विषाणु को अंदर आने से रोकना और ऐसा जो अन्य हानिकारक चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है तो उसको अंदर आने से जो है वो यह रोकता है। आपकी किताब में लिखा हुआ है, देखो, निश्चित पदार्थों का वहन करना। निश्चित पदार्थ मतलब क्या? जो हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, खाली उसी पदार्थों का ये वहन करता है, बाकी अन्य चीजों को ये अंदर प्रवेश करने नहीं देता। इसका वीडियो है, देखो, सरल पट्टिकी अभिस्तर। आप लोग देख रहे हो सिंगल लेयर है सेल्स का, एक के ऊपर एक लेयर नहीं है, सिंगल लेयर है सेल्स का, इसलिए इसे बोलते हैं पतला महीन चपटी कोशिकाओं का लेयर। देखो, परासरण और छनन की प्रक्रिया करता है ये। छनन करना मतलब उसी चीजों को लेगा, जरूरी चीजों को जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं, जरूरी होती हैं, बाकी अन्य चीजों को ये शरीर के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं करने देता। ये जो लास्ट में आप लोग को दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ जो है वो पाया जाता है। देखो आप लोग, कहाँ कहाँ, देखो, रक्त वाहिनियों के आंतरिक भाग में, फिर उसके बाद हमारे फेफड़ों के वायु कोश में, फिर उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था विक्राणु, विक्राणु में जो बॉमेन संपुट होता है उसकी आंतरिक सतह पर भी यह सरल पट्टिकी अभिस्तर ऊतक जो है वो पाया जाता है। छनन करना बच्चों, देखो, जैसे हम लोग कुछ, जब हम चाय वगैरह बनाते हैं उसके बाद हम छन्नी लेते हैं, तो छन्नी से जब हम चाय को छानते हैं तो जो हमें जरूरी नहीं है, जो चाय की पत्ती वगैरह हमने डाला है, अदरक उसमें डाला है, उसके जो आवश्यक के पदार्थ हैं वो चाय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो जो हमें ज़रूरत नहीं है वो बाहर रह जाता है और जो ज़रूरत होता है वो छन कर हमें अंदर आता है। तो ठीक इसी तरह से यह भी कार्य करता है, जो ज़रूरी है उसको अंदर प्रवेश करने देता है और जो ज़रूरी नहीं है उसको बाहर ही रखता है। ये कार्य है हमारा सरल पट्टिकीय अभिस्तर ऊतक का। नेक्स्ट देखो, दूसरा आपको दिया है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जिसे बोलते हैं स्तरित पट्टिकीय अभिस्तर। यह हमारे त्वचा के बाह्य स्तर पर होता है। देखो आप लोग यहाँ पे डायग्राम जो है वो दिखाया हुआ है।
त्वचा के बाह्य स्तर पर यह ऊतक जो है वो पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड। यह हमारे शरीर के एक्सटर्नल स्किन को ढकता है, मतलब ऊपर का स्तर। यह मल्टी लेयर होता है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर। इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि वो सिंगल लेयर का होता है, बट ये जो होता है वो मल्टी लेयर में अरेंज होता है। यह एपिथेलियल जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है तथा मैकेनिकल इंजरी, मतलब बाहर का जो चोट वगैरह होता है, मतलब बाहर से चोट लगना या छीजन होना, इन सब चीज़ों से जो है वो त्वचा को सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। तो ये कहाँ होता है? त्वचा के बाह्य स्तर पर कोशिकाएँ एक पर एक जैसी अनेक सतहों पर लगी होती हैं, मतलब सिंगल लेयर नहीं होता, बहुत सारे स्तर जो हैं वो कोशिकाओं के हमें इस पर देखने को मिलते हैं। अंग और अंगों को छीजन से रोकना, किसी भी चोट से रोकना, सुरक्षा प्रदान करना, यह स्तरित पट्टिकीय अभिस्तर का जो है वो कार्य है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसका वीडियो है, आप लोग देख लो। स्तरित पट्टिकीय अभिस्तर ऊतक। देखो ये मल्टी लेयर होता है, एक के ऊपर एक, आप लोग देख सकते हो डायग्राम में। नेक्स्ट हमारा है बच्चों ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक। तो ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक मतलब यह त्वचा के अंदर की ओर होता है। त्वचा के अंदर की ओर, जैसे कि आप लोग को पता है जो पसीना और तैलीय है, जैसे आप लोग देखते हो पसीना आता है शरीर से, फिर तैलीय तैलीय जैसा, मतलब हमें तेल जैसा भी स्राव का जो है वो हमें महसूस होता है हमारी त्वचा के ऊपर। तैलीय स्राव, फिर पसीना, फिर श्लेष्मा, जो नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है उसे बोलते हैं श्लेष्मा। तो इन पदार्थों को स्राव करने का कार्य कौन करता है? ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक। तो कोशिकाओं में स्रावक पदार्थों से भरी हुई पीटिका होती है। स्रावक पदार्थ मतलब यही पसीना हुआ, तेल हुआ, श्लेष्मा हुआ, तो ये पीटिका के अंदर भरी होती हैं। या त्वचा के अंदर की ओर जो है वो पाया जाता है ग्रंथिल अभिस्तर। इसे बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो इसका कार्य क्या है? पसीना, तेल, श्लेष्मा और अन्य पदार्थों का जो स्राव करने में ये हेल्प करता है। तो पसीने के रूप में भी हमारे जो शरीर का वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है। फिर जो तैलीय अवस्था वाला जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे भी वेस्ट पदार्थ जो है वो बाहर निकलने में मदद मिलती है। प्लस नाक के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं श्लेष्मा, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम साँस लेते हैं, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, तो धूल के कण और बाकी जो अन्य गंदगी होता है, प्रदूषण, वो सब हवा के माध्यम से हमारे नाक में प्रवेश करता है। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है श्लेष्मा, आपकी किताब में श्लेष्म लिखा है, श्लेष्मा कर लेना। वहाँ पे जो श्लेष्मा होता है, तो वो क्या करता है? धूल के अन्य कण और जो भी गंदगी हवा में होती है, उसको चिपका कर रखना, मतलब वहाँ से छन कर, जो नाक में छोटे-छोटे बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो गंदगी होती है वो हवा में जो हम साँस ले रहे हैं, वो गंदगी छन कर हमारे श्वसन संस्थान में प्रवेश करती है और हमारे फेफड़ों को अन्य प्रदूषण वाली जो चीज़ें हैं, उनसे बचाती है। तो ये श्लेष्मा, पसीना, जो तैलीय पदार्थ निकलता है, तो वो सब स्रावित करने में कौन हेल्प करता है? ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक। आप लोग देख सकते हो वीडियो में, ये ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक का डायग्राम है, जो त्वचा के अंदर की ओर पाया जाता है। तो अलग-अलग हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो सब ग्रंथियों के द्वारा जो है वो बाहर जो है वो निकाले जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब मैंने आप लोग को पढ़ाया था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसे बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ, जो अपने सेक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं, अलग-अलग हार्मोन्स, उनको ब्लड में छोड़ती हैं और वहाँ से हमारे शरीर में जहाँ भी उसका ज़रूरत होता है, जहाँ भी उसका उपयोग होता है, वहाँ जो है वो उसको पहुँचाया जाता है। तो जिसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो हेल्प करती हैं, जैसे थायरॉइड ग्लैंड, फिर पुरुषों में जो है वो ये वृषण, फिर महिलाओं में अंडकोशिका। तो ये अलग-अलग ग्लैंड होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं और वहाँ से जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है, शरीर के अन्य भागों में जो है वो पहुँचाया जाता है।
फिर दूसरा है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या-क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब जब हम मुँह में अपना भोजन रखते हैं तो देखो लार उसमें मिश्रित होता है, तो वो लार को निकालने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर उसके बाद पसीने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, फिर सेबेशियस ग्लैंड्स जो तेल का स्राव करते हैं, फिर उसके बाद मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब बच्चे का जन्म होने के बाद जो माँ को जब मतलब माँ को दूध का आना जो शुरू होता है, तो वो भी ग्लैंड्स की मदद से हॉर्मोन्स निकलता है, तो जो मैमरी ग्लैंड्स में जो ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से दूध का जो है वो स्राव होना शुरू होता है। तो ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो 2 ग्रंथियाँ होती हैं, एक है अंतःस्रावी और एक है बाह्यस्रावी। तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें नलिकाएँ होती हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें नलिकाएँ नहीं होती। नेक्स्ट देखो, कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा सरल पट्टिकी अभिस्तर ऊतक, फिर हम लोगों ने देखा स्तरित पट्टिकी अभिस्तर ऊतक, फिर हम लोगों ने देखा ग्रंथील अभिस्तर ऊतक, अब हम लोग देख रहे हैं कोलुमनार जिसे बोलते हैं स्तंभीय अभिस्तर ऊतक, स्तंभीय अभिस्तर ऊतक जिसे बोलते हैं कोलुमिनार। तो यहाँ पर क्या है बच्चों देखो इसकी विशेषता, इसके सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, चौड़ाई से ज़्यादा ये ऊँचा होता है। इसकी ऊँचाई जो है वो ज़्यादा होती है। कोलुमिनार एपिथेलियल जो है वो बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया मतलब क्या? जो भी जीवाणु-विषाणु रहते हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इम्परमिएबल बैरियर होता है। मतलब वह इन चीज़ों को हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देता तथा आयन्स के लिए वो परमिएबल होता है। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको प्रवेश करने देगा। यह हमारे स्टमक मतलब पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आँत तथा कोलॉन में जो है वो पाया जाता है। इसका भी मेन फंक्शन वही है एब्ज़ॉर्प्शन एब्ज़ॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना और सेक्रीशन मतलब स्राव करना मतलब जो भी पाचक रस वगैरह हैं उसका स्राव करना और जो भी पोषक पदार्थ हैं उसको अवशोषित करना, यह काम जो होता है वो किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू कौन-सा एपिथेलियल टिश्यू? कोलुमिनार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्तंभीय अभिस्तर ऊतक। तो यह आंतों और अन्न मार्ग के आंतरिक स्तर पर जो है वो पाया जाता है। यह स्तंभ के आकार की खड़ी कोशिका होती है, जो अवशोषण का कार्य करने वाले अंगों के ऊपर की सतह इन कोशिकाओं की तह होती है। मतलब क्या? देखो, जब हम लोग भोजन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा भोजन जो है वो हमारे आमाशय में मतलब हमारे पेट में पहुँचता है। उसके बाद वहाँ से होते हुए छोटी आँत और फिर बड़ी आँत। तो छोटी आँत में जैसे ही भोजन जो है वो भोजन को पहले उसको अच्छे से मथा जाता है, उसके बाद जैसे ही जो हमारा भोजन होता है, जो भी हमने खाया है, छोटी आँत में जब प्रवेश करता है, तो वहाँ पे रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियों में रक्त होता है, तो रक्त क्या करता है, छोटी आँत में भोजन के आने के बाद, छोटी आँत में जो है वो जब भोजन आता है, तो रक्त जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, उसे अवशोषित करता है और हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुँचाता है। जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह छोटी आँत में जो अवशोषण करने का कार्य है, वो कौन उसमें हेल्प कर रहा है? स्तंभीय अभिस्तर ऊतक। तो ये कहाँ पे होता है बच्चों? तो आँतों और अन्न मार्ग के आंतरिक स्तर पर पाचक रसों का स्राव करना। पाचक रस मतलब जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उसका स्राव करने का कार्य जो है वो स्तंभीय अभिस्तर ऊतक करता है। और पोषक द्रव्य का अवशोषण करना, मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें हमारे शरीर के लिए चाहिए होती हैं, उन पोषक द्रव्यों का अवशोषण करने का कार्य भी स्तंभीय अभिस्तर ऊतक जो है वो करता है। इसकी देखो ऊँचाई ज़्यादा होती है। केंद्रक है, देखो बीच में दिख रहा है आपको केंद्रक है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में। इसमें छोटे-छोटे रोम होते हैं। देखो सेक्रेशन स्राव करना, ज़रूरी चीज़ें उनका स्राव करना और वापस से जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका अवशोषण करना, यह कार्य जो है वो स्तंभीय अभिस्तर ऊतक का होता है। जठर के आंतरिक स्तर पर जो है वो यह पाया जाता है।
इंटेस्टाइन आंत के आंतरिक स्तर पर यह पाया जाता है, जो कि जो भी पोषक द्रव्य है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको अवशोषित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखेंगे रोमक पट्टकीय अभिस्तर ऊतक, जिसे बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। रोमक पट्टकीय अभिस्तर ऊतक यह हमारे श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में पाया जाता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको इसके पहले भी बताया, हमारे नाक में छोटे-छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो जो बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो कौन से ऊतक से जुड़े होते हैं? रोमक पट्टकीय अभिस्तर ऊतक। तो कोशिकाओं में बाल जैसी रचना जो है वो पाई जाती है। श्लेष्मा और हवा आगे ढकेलकर श्लेष्मा और हवा आगे ढकेलकर श्वसन मार्ग को साफ करता है। जो भी हम सांस ले हमारे हवा में जो भी गंदगी होती है, वो यहाँ पर नाक में जब हमारा जो हवा जो है वो प्रवेश करता है, तो नाक में ही उसे साफ कर दिया जाता है। मतलब उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो भी धूल के कण वगैरह जो भी प्रदूषित चीज़ें हैं, उसको वहाँ पर रोक कर शुद्ध ऑक्सीजन वाली हवा हमारे श्वसन मार्ग में प्रवेश करती है। तो ये काम करने का हेल्प कौन करता है? रोमक पट्टकीय अभिस्तर ऊतक। देखो इसमें क्या होते हैं? रोम होते हैं। दिख रहा है आपको छोटे-छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर वीडियोज़ में देखो, वीडियो में। तो कोशिकाओं में बाल जैसी रचना जो है वो पाई जाती है। देखो, आप लोग को निकाल कर दिखाया होगा जिसे हम लोग रोम कहते हैं, सीलिया। इसीलिए इसका नाम है सीलिएटेड। सीलिया मतलब छोटा-छोटा रोम, बाल। देखो, दिखाया है ना आपको श्वसन मार्ग में? देखो ये जो हमारी ये ट्रकिया और ये ब्रोंकियोल्स है, जो फेफड़ों में जाकर खुलता है। तो हमारे श्वसन मार्ग में और अंडवाहक नलिका में यह जो है वो रोमक पट्टकीय अभिस्तर ऊतक जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में आप लोग के अभिस्तर ऊतक के प्रकार में घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक, जिसे बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। घना घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक, जिसे बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसका कार्य ये कहाँ पर होता है बच्चों? वृक्क नलिका। मैंने आप लोग को पढ़ाया था मानव उत्सर्जन संस्थान। तो वृक्क नलिका, वृक्क मतलब किडनी। तो वृक्क नलिका और लार ग्रंथि की नलिका में यह घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक जो है वो पाया जाता है। तो यह किडनी ट्यूबुल, थायरॉइड वेसिकल्स जो थायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स इत्यादि में जो है वो पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन है एब्ज़ॉर्प्शन करना, अवशोषण करना, एक्सक्रीशन जो ज़रूरी नहीं है उसको बाहर निकालना और सेक्रीशन मतलब स्राव करने में हेल्प करना और मैकेनिकल सपोर्ट देना अंगों को, ये उसका मेन कार्य है, घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक का। तो यह वृक्क नलिका और लार ग्रंथि की नलिका में पाई जाती है। लाभदायक पदार्थ को मतलब लाभदायक मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको मूत्र विसर्जन के पहले अवशोषित करना शरीर के अंदर और लाभ का साबित होने में यह घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक जो है वो लार का साबित होने में भी हेल्प करता है। ये लार ग्रंथि की नलिका में पाया जाता है, जहाँ से लार निकलता है और यहाँ से हमारा जो है वो भोजन का पचना जो है वो यहाँ से ही शुरू होता है। जब हम कुछ भोजन का मतलब जब हम भोजन मुख में लेते हैं, तो सबसे पहले जो भोजन का छोटा गोला बनता है, हम उसे दाँत के द्वारा चबाते हैं और उसमें लार मिश्रित होता है। उसी यहाँ से ही जो भोजन की जो पाचन की मेन क्रिया है, वो जो है वो स्टार्ट होती है। तो इस तरह से अभिस्तर ऊतक में हम लोगों ने देखा सरल पट्टिकीय अभिस्तर ऊतक, उसकी आकृति, वो कहाँ पाया जाता है, उसका स्वरूप क्या है मतलब वो कैसा होता है, पतला, चपटा, मोटे आकार का, सिंगल लेयर है कि डबल लेयर है, उसका कार्य क्या है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा स्तरित पट्टिकीय अभिस्तर, उसके बाद में हम लोगों ने देखा ग्रंथिल अभिस्तर, फिर हम लोगों ने देखा स्तंभीय अभिस्तर, फिर हम लोगों ने देखा रोमक पट्टिकीय अभिस्तर और फिर हम लोगों ने देखा घनाभरूपी। तो इस तरह से अभिस्तर ऊतक के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार हम लोग ने पढ़े। ये जो है वो डायग्राम है वो घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक का वीडियो है। देख लो आप लोग एक बार। इसके अंदर भी केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठोसाकृति कोशिकाएँ होती हैं, जो स्राव करने में
और अवशोषण करने में जो है वो हेल्प करती हैं। लार ग्रंथि की नलिका में प्लस विकराणु की नलिका में जो है वो यह घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक जो है वो पाया जाता है। प्लस अंडाशय की सतह पर, अंडाशय मतलब जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है हर महीने स्त्रियों में, गर्भाशय में, तब गर्भा मतलब स्त्री प्रजनन संस्थान का अंडाशय जो है वो एक पार्ट है, तो अंडाशय की सतह पर भी यह घनाभरूपी अभिस्तर ऊतक जो है वो पाया जाता है। तो लाभदायक पदार्थ को मूत्र विसर्जन के पहले अवशोषित करना और लार का स्राव करना, इसमें जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि ऊतक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखो। फिर प्राणी ऊतक के कितने प्रकार हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 प्रकार अभिस्तर, संयोजी, मांसपेशीय और तांत्रिकीय ऊतक। ठीक है, सभी ऊतक एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके अपने अलग-अलग कार्य होते हैं। फिर अभिस्तर ऊतक किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे अभिस्तर ऊतक कहते हैं। फिर अभिस्तर ऊतक की विशेषता लिखनी होती है, तो अभिस्तर ऊतक की विशेषता जो है वो आप लोग क्या लिखोगे? आपकी किताब में पेज नंबर 195 पे दिया हुआ है कि शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को सबसे पहले अभिस्तर ऊतक से गुजरना पड़ता है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें होता है उसको ही अंदर लेता है और जो ज़रूरी चीज़ें नहीं होगा उसको शरीर में अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ आकृति पहचानो। जो सबसे पहला जो है वो आप लोग देख सकते हो ये सरल पट्टिकी है, फिर उसके बाद में ये अपना स्तरित पट्टिकी अभिस्तर ऊतक है, तीसरा आप लोग को दिख रहा है ग्रंथिल अभिस्तर है और चौथा जो है वो स्तंभीय अभिस्तर है। तो ऐसे आप लोग को उसका जो डायग्राम आकृति पहचान कर आपको नाम और कार्य लिखना होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड, जो भी हम लोग ने आज पढ़ा। ऊतक और फिर हम लोग ने देखा प्राणी ऊतक में अभिस्तर ऊतक जो कि सरल ऊतक का एक प्रकार है। सरल मतलब वो सिर्फ़ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं सरल ऊतक। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ बेटा बोलो। अभिस्तर ऊतक किसे कहते हैं? अभिस्तर ऊतक मैंने आपको बताया ना जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं अभिस्तर ऊतक। फिर हम लोग ने उसके 6 टाइप को देखा, कौन-कौन से सरल वाला, फिर स्तरित, फिर ग्रंथिल, फिर स्तंभीय, फिर रोमक और फिर लास्ट में घनाभरूपी। सबका अपना अभिस्तर अलग-अलग कार्य ऊतक होता की है। विशेषता बताओ। क्या हुआ? हेलो? अभिस्तर ऊतक की विशेषता बताओ। अभिस्तर ऊतक की विशेषता ये है कि यह जो है वो संरक्षक आवरण के रूप में काम करता है। संरक्षण आवरण मतलब क्या? जो हमारे शरीर को एक प्रकार की सुरक्षा, तो शरीर में जो भी है सबसे पहले उसको अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। तो जो उसे लगता है ज़रूरी है उसी को अंदर प्रवेश करने देता है और जो ज़रूरी नहीं है उसको अंदर प्रवेश करने नहीं देता। ओके? हाँ, थैंक यू मैडम। वेलकम। ओके बच्चों, तो जो भी मैंने आज आप लोग को पढ़ाया अभिस्तर ऊतक के बारे में और जो भी स्वाध्याय से रिलेटेड प्रश्न हैं, वो आप लोग अच्छे से पढ़कर उसे लिख लेना और याद कर लेना। ओके? थैंक यू।